हमने 17 तारीख को दो पेपर हुए थे और 18 को पहले पेपर, 3 पेपर को हम देख चुके हैं। ये हमारा अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था उसका लास्ट पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो और अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक किस लेखक की है? तो इसका सही आंसर ए अरुंधति राय। तो ये पुस्तक अरुंधति राय की है, ठीक है। थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की है, जो कि उन्होंने 1997 में लिखा था। और बता दूं कि 1997 में इस पुस्तक के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इन्हीं की रचना है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 89 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो हम सबको पता है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है और अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। जो कि विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन दे रखा है कि भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल सिरके में मौजूद है? तो अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो को देखा होगा तो उसमें अम्ल हर पेपर में पूछा गया था, अम्ल या विटामिन से, ठीक है। तो कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल सिरके में मौजूद है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरके में मौजूद है। नीचे इसका सोल्यूशन देखा है, कई सारे अम्ल देखा है, तो देख लेते हैं। तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे तो बहुत है, इतना ही अम्ल होता है लगभग। एसिटिक अम्ल सिरका, फार्मिक अम्ल चींटी या बिच्छू का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा, लैक्टिक अम्ल दूध, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा लिख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है कि हम्पी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो सबको पता है जो हम्पी होता है वो कर्नाटक में, तो हम्पी नृत्य कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो हम्पी नृत्य उसको कर्नाटक राज्य में, और कर्नाटक का एक और यक्षगान ये भी कर्नाटक में, गुड़िया कुनीता ये भी कर्नाटक में, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर है सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 हमारा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है पुणे। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूरे महाराष्ट्र में स्थित है, स्थापना 1952, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1098। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने लिखा होगा, तो इसे लिख लेना ज्यादा अच्छा है। तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर 1098, ठीक है। यह चाइल्ड देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री सेवा है, ठीक है। यह केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो बालकों के लिए 1098, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? यानी जो राज्य में सबसे बड़ा पुलिस के अधिकारी पद जो सबसे ऊंचा होता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजीपी जो है वो पुलिस विभाग का, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग का सबसे सर्वोच्च अधिकारी है, डीजीपी, ठीक है। आगे प्रश्न है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है बी राजस्व घाटा, ठीक है। तो सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है राजस्व बजट कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के वित्तीय बजट की चर्चा यानी जो बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित की गई थी? मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई थी? सही आंसर है सी कुषाण। तो मथुरा के पास मठ के मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई थी। कुषाण वंश के संस्थापक खुजूल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। तो मथुरा के पास मठ के मंदिर में किन शासकों के विशाल मूर्तियां हैं? कुषाण, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। कर्जन 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, ठीक है। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे? कर्जन थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जी, फूल, फल ये उगाना किसके अंतर्गत आता है? ठीक। तो उसका आंसर यहाँ पे रखा है तो डी हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में हम फल फूल उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है, फूल और फल सब्जियां उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। जो सेरीकल्चर है, जो यहाँ पे हमारा सेरीकल्चर है वो रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम कीट पालन। जो पिसीकल्चर है वो मछली पालन, मछली पालन। और विटीकल्चर अंगूर, पीसी मछली, सेरी कीट, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है कोच्चि। तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये काफी फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है। यह बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप और हिंद महासागर के समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो देख रहे हैं यहाँ पे फिर एक जनगणना का क्वेश्चन आ गया, मतलब हर शिफ्ट में जनगणना का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? सही आंसर है बी 2 चरणों में। तो 2011 में भारत की जनगणना 2 चरणों में की गई थी। प्रथम चरण अप्रैल सितंबर 2010 तथा द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक संपन्न किया गया था। यह भारत की 15वीं जनगणना थी जो कि 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गई थी और यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, ठीक है। बाद में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में कराई गई थी। आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? सही आंसर है डी चीन। तो मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्ध की गुफाएं कहा जाता है ये चीन देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी चीन, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा यमुना और पौराणिक नदी यानी सरस्वती नदी, गंगा यमुना और पौराणिक यानी सरस्वती नदी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसके अलावा यह हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी में भी मनाया जाता है। इसे समानता प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार उपयुक्त स्थान पर मनाया जाता है। ज्ञात हो कि प्रत्येक छठे वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यह मेला यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर डी उद्योग। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो यूपीएफसी है वो उद्योग की विकास में
सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उद्योग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये तो फेमस है, सबको पता होगा, दुधवा नेशनल उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। वर्ष 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, देखिए मानवाधिकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया, ठीक है। तो 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि गिव द फुल फॉर्म नेम ऑफ एनआईए। तो एनआईए का फुल फॉर्म बताना है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो एनआईए का पूर्व पता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसे वर्ष 2008 में मुंबई हमले के बाद बनाया गया था, 2008 में, ठीक है। तो एनआईए 2008 में बना था मुंबई हमले के बाद। हमारा प्रश्न है कि इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को ये करंट है निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ भारतीय फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया। तो ऑपरेशन अजय हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में, ये अक्टूबर का करंट है, भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते को बातचीत फिर से शुरू की? तो सही आंसर है डी श्रीलंका। तो अक्टूबर 2023 में भारत और श्रीलंका ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की, तो श्रीलंका सही है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 करा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस, यहाँ भी पूछा है कि कहां लक्षद्वीप समूह सबरीमाला ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन परियोजना की शुरुआत करेंगे। लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कोच्चि। तो हाल ही प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, तो कोच्चि में इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है बी द्वितीय। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में द्वितीय स्थान किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद तिरयानी कुमुरन भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है वो द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो सही आंसर है सी, इसका सही नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, ठीक है। आगे प्रश्न है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी ब्राजील, ब्रिक्स BRICS। तो ब्रिक्स मतलब जो है अध्यक्षता रूस में की गई 2024 में, तो अगला 2025 भारत करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। तो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से रूस को प्रदान किया गया था। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए देश हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे? सही आंसर है उर्जित पटेल। तो जब 16 में नोटबंदी हुई थी तो उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे देखिए साइबर क्राइम से क्वेश्चन आ गया है, तो इसका सही आंसर है 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के मतलब अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है तो आप 24 घंटे के अंदर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। तो यहाँ पे देखा उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 आपको डायल करना पड़ेगा। शिकायत करने की सीमा 24 घंटे के भीतर, ठीक है। तो आगे प्रश्न हमारा केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर 2017। तो जीएसटी कानून 2017 से लागू किया गया। तो जो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, ठीक है। और इसे 122वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से पारित किया गया। तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, सॉरी 101वां संविधान संशोधन, लेकिन जो बिल था वो 122वां था। बिल 122वां और संशोधन 101वां, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी ने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता, ठीक है। इनके अलावा 25 अन्य लोगों को अर्जुन पुरस्कार सम्मान किया गया, ठीक है, जिसमें 15 लाख की राशि दी जाती है, 15 लाख की राशि दी जाती है, ठीक। तो हमारा प्रश्न है कि क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, सही आंसर है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला की रचयिता कौन है? सही आंसर है डी हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। आगे प्रश्न है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो सही आंसर है विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट सेवा लॉन्च किया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? सही आंसर है प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो 14 जुलाई 2030 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया, ठीक है। तो 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस, जिस दिन लैंड किया, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है तो प्रश्न नंबर 37 है कि हाल में प्रधानमंत्री ने यूपी के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? सही आंसर है वाराणसी, सर्ववेद महामंदिर वाराणसी। तो प्रधानमंत्री ने सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया जो कि वाराणसी में है, सर्ववेद महामंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इस मंदिर की आधारशिला 2004 में सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव ने रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है और आखिरी है कि में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? सही आंसर है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज 18 तारीख का पेपर।